हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो को अपलोड करने में मेरे कुछ प्राइवेट रीजंस की वजह से थोड़ा टाइम लग गया। आज मैं फ्री हो गया हूं, तो उम्मीद है कि आपको अब टाइम टू टाइम जैसे पहले वीडियो मिलते थे वैसे वीडियो मिलेंगे। कंपनी अकाउंट पे ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चन हमारे इंक्लूड किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 का संबंध किससे होता है। धाराओं के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 का जो संबंध होता है वो एक व्यक्ति वाली कंपनी से होता है। ठीक है, एक व्यक्ति वाली कंपनी का संबंध होता है, धारा 262 से संबंध होता है। यही हमारा क्वेश्चन अगर आ जाए कि धारा 268 का संबंध किससे होता है, तो ये एक प्रकार की प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड होता है। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात होती है तो उसका किससे संबंध होता है, तो उसका 271 से संबंध होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि धारा 262 से संबंधित है तो एक व्यक्ति कंपनी से, और धारा 268 का संबंध होता है एक प्राइवेट कंपनी से, निजी कंपनी जिसको बोलते हैं, और धारा 271 का जो संबंध होता है वो एक पब्लिक कंपनी या एक सार्वजनिक कंपनी से होता है। तो फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक सार्वजनिक कंपनी में शेयर धारकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि एक पब्लिक कंपनी है, एक सार्वजनिक कंपनी है, उसमें शेयर धारक जो होते हैं या उसमें जो सदस्य होते हैं उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो है कम से कम 2 सदस्य हो सकते हैं और मैक्सिमम जो है कम से कम 200 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी में पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सार्वजनिक कंपनी में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो सार्वजनिक कंपनी में जो सदस्यों की संख्या है वो अपनी सदस्यों की संख्या होती है अनंत, यानी कि अंशों की सीमा तक। यानी कि पब्लिक कंपनी में जितने भी हमारे अंश बिक जाते हैं, जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, लास्ट शेयर होल्डर्स तक जितनी हमारी संख्या हो सकती है वही हमारे उतने पब्लिक पे अधिकतम संख्या पाई जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछते कि एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या होती है वो अपनी हो जाती है 7। ठीक है, कितनी हो जाती है 7। एक पब्लिक कंपनी में, एक सार्वजनिक कंपनी में जो अंशों वाली कंपनी होती है उसमें कम से कम 7 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम जो है अंशों की सीमा तक होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अनंत होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, एक सार्वजनिक कंपनी या एक सार्वजनिक सीमित कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या वो 7 हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि कंपनी के समापन पर सबसे पहले भुगतान किया जाता है। यानी कि जब एक अंशों वाली कंपनी का समापन होता है, जब फर्म की संपत्तियों को बेच दिया जाता है और संपत्तियों को बेचने के बाद जो भी हमको राशि वसूल की जाती है, जो भी हमारे पास पैसा आता है असेट्स को सेल करने के बाद, तो सबसे पहले किसका हम भुगतान करते हैं, आइए ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है निस्तारक के पारिश्रमिक का भुगतान करते हैं, या कानूनी विवादों का भुगतान करते हैं, या पूर्वाधिकार लेनदारों का भुगतान करते हैं, या डी ऑप्शन है कि समापन के व्ययों का भुगतान करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि कंपनी के समापन पर जो सबसे पहले भुगतान किया जाता है वो किया जाता है कि लिक्विडेटर का, यानी कि निस्तारक के पारिश्रमिक का, जो कंपनी के समापन को करवाने में अपनी अहम रोल जो अदा करता है वो लिक्विडेटर होता है, निस्तारिक होता है। तो सबसे पहले कंपनी उसके जो है उसके पारिश्रमिक का, उसके पैसों का भुगतान करने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो आता है उसका भुगतान करता है। और ऑप्शन में अगर ये दे देता, क्वेश्चन में हमारा ये दे देता कि कंपनी के समापन पर सबसे अंत में भुगतान किए जाने वाले सदस्य कौन से होते हैं, तो जो वो सदस्य होते हैं वो होते हैं समता अंशधारी होते हैं। ठीक है, चूंकि ये कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के रियल फाउंडर होते हैं, इसलिए इनका भुगतान सबसे आखिर में किया जाता है। तो फिलहाल सबसे पहले भुगतान पाने वाले हमारे निस्तारक के पारिश्रमिक का होता है, यानी कि लिक्विडेटर के सैलरी का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है कि एक लोक कंपनी निर्गमित कर सकती है, यानी कि एक अंश वाली कंपनी क्या निर्गमित कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए है कि साधारण पूर्वाधिकार एवं स्थगित अंश, ऑप्शन नंबर बी है समता एवं पूर्वाधिकार अंश, या साधारण एवं प्रवर्तक अंश, या समता अंश एवं वाहक ऋणपत्र। तो एक लोक कंपनी निर्गमित कर सकती है वो केवल और केवल एक समता एवं पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि एक संयुक्त अंश पूंजी वाली कंपनी जो है निर्गमित कर सकती है वो समता एवं पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक सरकारी कंपनी वह है जिसमें
यानी कि एक गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पूछ रहा है और ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन के हिसाब से हमको ये चूज़ करना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो सरकारी कंपनी तब मानी जाएगी जब वो अपनी कंडीशंस को पूरी करेगी। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अधिकांश पूर्वाधिकार अंश सरकार के स्वामित्व में है। ऑप्शन नंबर बी है कि अधिकांश ऋणपत्र सरकार के स्वामित्व में है, या न्यूनतम 51% समता अंश सरकार के स्वामित्व में है, या संपूर्ण अंश व ऋणपत्र सरकार के स्वामी में है। तो ठीक है, जब भी कोई ऐसी सरकारी कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी में अपना 51% हिस्सेदार जब बन जाती है तो उसको हम एक सरकारी कंपनी मान सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूनतम 51% समता अंश सरकार के स्वामित्व में होने चाहिए। तो इस कंडीशन में उस कंपनी पे सरकार का दायित्व हो जाएगा, वो एक सरकारी कंपनी कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सूत्रधारी कंपनी को सहायक कंपनी के कुल समता अंशों के कम से कम अंश कर परचेज करना अनिवार्य है। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ठीक है, इसके लिए मैं माजरत करता हूँ कि एक सूत्रधारी कंपनी कब मानी जाएगी, यानी कि एक सहायक कंपनी में जब कोई कंपनी उसके ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लेती है तो अधिकार प्राप्त करने वाली कंपनी को हम सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। तो वो सूत्रधारी कंपनी जो अपना अधिकार प्राप्त करती है, आखिर वो कितने अंशों को खरीदेगी, परचेज करेगी, कि वो कंपनी उसकी सहायक कंपनी कहलाएगी और खरीदने वाली कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी। तो इस कंडीशन में सूत्रधारी कंपनी वो तब कहलाएगी जब वो सहायक कंपनी के 51% के अंशों को परचेज कर लेगी। तो उस कंडीशन में वो कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी। खरीदने वाली कंपनी और सेल करने वाली जो कंपनी होती है, जो अब वो कंपनी जिसका अपना हक नहीं रह गया है, उसने अपने 51% शेयर को 51% शेयर को किसी दूसरे कंपनी को बेच दिया है, तो खरीदने वाली कंपनी अपनी सूत्रधारी कंपनी और बेचने वाली जो कंपनी होगी वो उसकी सहायक कंपनी कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा में राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्नांकित में से व्यावसायिक संगठन के किस रूप में पंजीयन वैधानिक रूप से अनिवार्य होता है, यानी कि कौन सा ऐसा कारोबार है, बिजनेस है या संस्था है जिसको वैधानिक रूप से उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि संयुक्त स्कंद पूंजी वाली जो कंपनी होती है उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयन होता है, उसका कराना अनिवार्य होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि एकल स्वामी और साझेदारी में हमारा जो फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है ये इसका जो है ऐच्छिक होता है। क्या होता है? ऐच्छिक होता है। ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम इसको कराएं या ना कराएं। तो इसका जो अनिवार्य पंजीयन होता है वो हमारे संयुक्त स्कंद पूंजी का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय रेल एक उदाहरण है, यानी कि हमारे देश में जो रेल का डिपार्टमेंट है वो किसका उदाहरण है? विभागीय उपक्रम का उदाहरण है, या वैधानिक निगम का उदाहरण है, या सरकारी कंपनी का उदाहरण है, या सूत्रधारी कंपनी का उदाहरण है। इसमें 2-3 ऑप्शन देखिए एकदम मिलते जुलते हैं। मान लीजिए कि सूत्रधारी कंपनी का तो कहीं से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन सरकारी कंपनी, वैधानिक निगम या विभागीय उपक्रम जो ये तीनों एक जैसे मिलते जुलते उदाहरण हैं। चूँकि रेलवे हमारा एक डिपार्टमेंट है, इसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, इसके एक मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। ये है तो सरकार के अंडर ही आता है, केंद्र सरकार के, लेकिन इसका एक विभाग होता है जिसका एक मालिक होता है जिसको रेल मंत्री के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको विभागीय उपक्रम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय रेल एक उदाहरण है। वो किसका उदाहरण है? ये एक प्रकार का विभागीय उपक्रम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है हमारा। प्रश्न नंबर 10 है कि सहकारी संगठन में सदस्यों को मतदान का अधिकार होता है, यानी कि जो सहकारी संगठन होती है, जो कुछ लोगों के द्वारा मिलकर बनाया जाता है, उसमें जो वोटिंग होती है सदस्यों के द्वारा, उनका अधिकार कैसा होता है? आइए ऑप्शन पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि उनके खरीदे हुए अंशों की संख्या के अनुपात में, या उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में, या समान मताधिकार में, उनके द्वारा कुल आपूर्ति की गई राशि के अनुपात में। मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि सहकारी संगठन का निर्माण सिर्फ इसलिए किया जाता है कि लोगों का या समाज में लोगों का जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कम से कम पैसे लगाने का मौका मिले। और एक तरीके से सीधे सीधे ये कह लीजिए कि सहकारी संगठन का निर्माण ही इसीलिए किया जाता है कि समाज के लोगों को सेवा दी जा सके, या उनको सेवाएं जो दी
दी जा रही हैं वो सेवाओं को ले सके। ठीक है, तो इसमें जो मताधिकार होता है वो समान रूप से सबको मताधिकार देने का अधिकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा कि सहकारी संगठन में सदस्यों को कितनी न्यूनतम संख्या होती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो उसमें जो न्यूनतम संख्या होती है फ्रेंड्स उसमें 10 होती है कि 10 लोगों की न्यूनतम संख्या के साथ सहकारी संगठन का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है। ठीक है, और इसमें वोटिंग की जहाँ तक बात है, इसमें समान रूप से सभी सदस्यों को वोट करने का अधिकार होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये यहाँ से बनेगा कि सहकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समाज के प्रति लोगों की सेवा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से क्या एक सार्वजनिक कंपनी पर लागू नहीं होता है, यानी कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, ऐसा कौन सा रोल है, ऐसा कौन सा वर्क है, ऐसा कौन सा कार्य है जो एक पब्लिक कंपनी पे लागू नहीं होता है। आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो एक पब्लिक कंपनी, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो नहीं वाले आते हैं, नहीं वाले जो क्वेश्चन आते हैं इसको हम क्या करते हैं कि नहीं को हटा देते हैं। ठीक है, तो हम ये अब देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि निम्नलिखित में से क्या एक सार्वजनिक कंपनी पर लागू होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या क्या लागू होता है, और ये कंडीशन हमको तभी मालूम रहेगी जब हम पब्लिक कंपनी में थोड़ा बहुत स्टडी किए हुए रहेंगे। ठीक है, तभी हमको मालूम हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कि वह अपने सदस्यों को शेयर हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर करने की अनुमति देती है। ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन सही लग रहा है कि एक पब्लिक कंपनी अपने अंशधारियों को शेयरों को ट्रांसफर करने की परमिशन ग्रांट करती है। दूसरा ऑप्शन है कि वह जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है। ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शन राइट है, क्योंकि वह जनता में प्रोस्पेक्टस को इशू करती है और जिसके माध्यम से अपने अंशों को बेचने के लिए जनता को अपने ओर आकर्षित कर सकती है। ये भी हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि जब तक न्यूनतम सब्सक्रिप्शन मंजूर या प्रदत्त नहीं हो जाता तब तक शेयर आवंटन नहीं हो सकता है, यानी कि जब कोई पब्लिक कंपनी अपने शेयर को इशू करती है तो उसकी एक न्यूनतम जो है सब्सक्रिप्शन राशि मांगी जाती है, तो वो जब तक दी नहीं जाती है तब तक शेयरों का अलॉटमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, न्यूनतम आवेदन की राशि जो कि प्रेजेंट टाइम में मेरे ख्याल से वो 25% है। पहले वो मतलब कि पहले जो था वो 5% शायद था, अब वो 25% यानी अंशों की निर्गमित मूल्य का 25% अगर आप देते हो। ठीक है, तो ये हमारी आवेदन की राशि मानी जाएगी। ठीक है, अब ये कंपनी 2013 की तालिका F के अनुसार है, पहले शायद ये 5% था। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है कि एक से जब तक हम एक आवेदन की राशि देंगे नहीं तब तक कंपनी हमारे अंशों का अलॉटमेंट नहीं करेगी, यानी कि ये तीन के तीनों हमारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली यह शेयर वारंट जारी नहीं कर सकती है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो नहीं वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें 60% मेरे ख्याल से, मेरे जानने वालों में लोग गलत कर देते हैं इसमें क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आप नहीं को हटाइए और उस पर पॉजिटिव थिंकिंग ले आइए। सिर्फ पॉजिटिव आंसर को पहले चूज कर लीजिए, लास्ट में जो बचा वही हमारा नेगेटिव आंसर हो जाएगा। तो ये, लेकिन जब स्टडी हम किए रहेंगे तभी वो मसला हमारा हल हो पाएगा, ऐसे तुक्का मार के काम नहीं चलने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो हमारा तीनों ऑप्शन सही है, तो यह शेयर वारंट जारी नहीं कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, यानी कि संयुक्त पूंजी वाली जो कंपनी होती है या अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली जो पूंजी कंपनी होती है, उसका जो सबसे मेन जो रोल होता है, उसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो उसकी खूबी होती है वो क्या होती है। आइए ऑप्शन पर डिस्कस कर लेते हैं। उसका मेन ऑप्शन है कि एक हो सीमित दायित्व होता है, ये तो ठीक है, अंशों के हस्तांतरण होता है, विस्तार का क्षेत्र होता है, अधिनियम द्वारा स्थापना होती है। तो ये जो लास्ट के दो ऑप्शन है इसको हम हटा देते हैं, इनका कोई रोल नहीं है कंपनी में। ठीक है, सीमित दायित्व और अंशों के हस्तांतरण करने में आपको कंफ्यूजन होगी कि एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है। ठीक है, देखिए चूंकि यहाँ पे अंशों के हस्तांतरण की बात कहा गया है, तो चूंकि हम एक सार्वजनिक पूंजी वाली कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, न कि एक अंशों द्वारा एक सरकारी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। जब सरकारी कंपनी की बात आएगी तब जाकर के ये हमारा अंशों के हस्तांतरण करने वाला नियम ये हमारा लागू होगा। फिलहाल इसको हम कोई लागू नहीं करेंगे। यहाँ एक नॉर्मली कंपनी की बात हो रही है कि एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का जो सबसे मेन गुण है, मेन सबसे खूबी है, उसकी क्या होनी चाहिए, तो आपको मालूम होना चाहिए। मालूम ये होगा कि कंपनी में सभी सदस्यों का जो दायित्व होता है वो लिमिटेड होता है, सीमित होता है उनके अंशों के लिए हुए सीमा
यहाँ तक, ठीक है। इसीलिए कंपनी में कोई आए कोई जाए, कोई मर गया, कोई दिवालिया हो गया, बाकी इसमें मेंबर्स जो होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, इनके ऊपर कोई असर और फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इस जैसे कि हमारे एकाकी व्यापार में कारोबार बंद हो जाता था, पार्टनरशिप में हमारी फर्म का जो है विघटन हो जाता था, या फर्म के नहीं तो पार्टनरशिप का ही हमारी समाप्ति हो जाती थी। लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई आए कोई जाए, कंपनी की बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इसमें सदस्यों का जो दायित्व होता है उनके लिए हुए अंशों की सीमा तक लिमिटेड होता है, सीमित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक एक क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करके चलूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ख़त्म होने के बाद वीडियो को शेयर ज़रूर करो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से होता है जिन्हें, यानी कि जब कोई कंपनी राइट शेयर्स को इशू करती है या अधिकार अंशों का निर्गमन करती है, तो अधिकार अंशों को निर्गमन करने के बाद उनको परचेज करने का राइट सबसे पहले किस प्रकार के अंशधारियों को होता है। यही हमारा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि अधिकार अंशों को परचेज करने का सबसे पहले राइट किसको होता है। तो आइए ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा कि कंपनी के प्रवर्तकों को यानी कि प्रमोटर्स को निर्गमित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है कि कंपनी के विक्रेताओं को निर्गमित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है कि कंपनी के संचालकों को निर्गमित किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है कि कंपनी के विद्यमान यानी कि प्रेजेंट टाइम के यानी कि वर्तमान अंशधारियों को निर्गमित किया जाता है। तो जब भी ऐसी बात आ जाए कि अधिकार अंशों का या राइट शेयर को जो इशू किया जाता है, सबसे पहले वो किसके लिए किया जाता है या उसका सबसे पहले परचेज कौन करेगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि कंपनी के वर्तमान अंशधारी या कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को वो राइट शेयर या अधिकार अंशों का निर्गमन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि कानूनी रूप से स्वीकृति है। यानी कि पूर्वाधिकार अंशों का जब रिडेम्पशन होता है या उनका भुगतान होता है, तो कानूनी रूप से ऐसी कौन सी विधि है जो कानूनी रूप से एक्सेप्टेड है, स्वीकृति है। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कि समता अंशों का निर्गमन करके। ऑप्शन नंबर बी है ऋणपत्रों का निर्गमन करके। ऑप्शन नंबर सी है कि कंपनी के अस्थायी संपत्तियों का विक्रय करके या सार्वजनिक निक्षेप करके। तो पूर्वाधिकार अंशों के शोधन की जो विधि होती है, जो कानूनी रूप से मान्य जो विधि है, वो विधि है कि समता अंशों का निर्गमन करके हम पूर्वाधिकार अंशों के शोधन का कार्य कर सकते हैं। यही विधि हमारी कानूनी रूप से मान्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक्चुअली फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ वो एक हॉल टाइप कमरा है, उसमें मैं शूट कर रहा हूँ। तो चूँकि 4 लेन मेरे जस्ट बगल में ही है रूम के, जहाँ मैं इस बिल्डिंग में हूँ, तो कुछ आवाज़ें जा रही होंगी और मेरी आवाज़ कुछ टकरा भी रही होगी, तो इसके लिए मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और मेरी आवाज़ भी आपको ठीक ठाक जा रही होगी, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ आवाज़ें आपको जा रही होंगी, उसको आप नज़रअंदाज करके और वीडियो पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर हमारा 15 है कि अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब कोई कंपनी अपने अंशों को खरीद बेचने के लिए, सेल करवाने के लिए, जब वो अभिगोपक कमीशन एक होता है जिनको हम हायर करते हैं एजेंट को, तो उनको एक कमीशन दिया जाता है। जो एजेंट को कमीशन दिया जाता है वो कितने प्रतिशत दर से अधिक नहीं होना चाहिए अंशों के निर्गमन पर, ठीक है। ये ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे बात हो रही है अंशों की, ऋणपत्रों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ऋणपत्र और अंश को निर्गमन करने में जो कमीशन की राशि होती है उन दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो अंशों की निर्गमन की जहाँ बात आ जाती है तो वहाँ पे 5% की दर जो है दी जाती है, ठीक है। इससे दर अधिक नहीं होनी चाहिए। और जब ऋणपत्र की बात आए कि ऋणपत्र के निर्गमन पर देय कमीशन की दर जो है जो दी जाती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 2.5%। तो इसमें हमारा आधा रहेगा एकदम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा कि 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15 क्वेश्चन का नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, यदि 10 रुपए के सममूल्य के, यानी कि कोई अंश है, कोई शेयर है, उसकी कीमत जो है 10 रुपये है, लेकिन कंपनी की इस सिचुएशन बहुत अच्छी है, कंपनी के शेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफ़ी मजबूत है, तो इसलिए कंपनी क्या कर रही है कि वो अपने 10 रुपये वाले अंश को 15 रुपये में बेचना चाहती है।
ठीक, मान लीजिए कि 15 रुपये में शेयर बेच भी दिया गया तो कंपनी को 10 रुपया तो अपना मिला, जिसने अपने अंशों की जो रकम उसने निर्धारित की थी वो 10 रुपया तो मिला, लेकिन कंपनी को 5 रुपये और अतिरिक्त मिला। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जो नाम से जानते हैं उसको हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, इसको हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं। अगर ये पूछ दिया कंपनी में कि कोई भी कंपनी जब अपने अंशों को प्रीमियम पे जारी करती है तो प्रीमियम की जो राशि कंपनी को प्राप्त होती है वो किस प्रकार की राशि होती है, ठीक है ना, वो किस प्रकार की राशि प्राप्त होती है? तो ये एक प्रकार की पूंजीगत प्राप्ति होती है। क्या होती है? पूंजीगत प्राप्ति होती है। ठीक है, प्रीमियम की जो राशि होती है वो पूंजीगत प्राप्ति होती है। और एक चीज यहां पर मैं भी डिफाइन करता चलूं कि जो प्रीमियम की जो राशि होती है इसका अंशों के लाभांश का भुगतान करने के अलावा, यानी कि अंशों के लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा, उसके अलावा कंपनी की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ऐसे जो भी खर्चे होंगे, जैसे बोनस, अंशों का शेयर हुआ, प्रारंभिक व्यय का खर्च हुआ, लाभ हानि खाते को सुधारने के लिए खर्च हुआ, यानी कि अंशों पे लाभांश का भुगतान करने के अलावा जो भी कंपनी की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए जो खर्चे किए जाएंगे वो प्रीमियम की राशि से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बार बार क्वेश्चन हमारा पूछता है। अब ये क्वेश्चन बनेगा हमारा कि सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम SPR, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कहाँ पे दिखाया जाता है? तो इसको दिखाया जाता है, आपको अंश पूंजी में नहीं दिखाया जाता है, इसको उसके नीचे जो है समता एवं अधिक के एवं कुछ ऐसे करके क्या ऑप्शन है, अभी मेरे संचय एवं अधिक के शायद एक रिजर्व एंड सरप्लस में ही इसको SPR को दिखाया जाता है। ठीक है, तो प्रीमियम को मैंने डिफाइन कर दिया है कि ये एक प्रकार की पूंजीगत प्राप्ति होती है जिसका यूज जो है लाभांश का भुगतान करने के अलावा कंपनी की आर्थिक स्थिति को और खर्चे को बनाने के लिए या करने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि एक सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है कहां तक? ठीक है, एक पब्लिक कंपनी में अंशधारियों का जो दायित्व होता है वो कहां तक सीमित होता है? तो अंशों के अंकित मूल्य तक, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है और अगर वो व्यक्ति कंपनी के अंशों को खरीदता है 20 रुपए का, ठीक है, 20 रुपए कंपनी ने निर्धारित किया है कि हमारे एक शेयर का मूल्य कितना है, 20 रुपए है, तो जो भी व्यक्ति उस कंपनी के शेयर को खरीदेगा तो उसका जो लायबिलिटी है वो कितने रुपए तक सीमित रहेगा? वो 20 रुपए तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, न कि 21, न कि 19, न कि 40। ठीक है, जितने रुपए का वो अंश खरीदेगा उतने रुपए तक उसके जो है दायित्व जो है वो सीमित होगा। तो जो भी अंशों का अंकित मूल्य होगा उसके खरीदे हुए अंशों की सीमा तक उसका दायित्व लिमिटेड होगा, सीमित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है कि सभी समता अंशधारी माने जाते हैं। चूंकि समता अंशधारी हमारे कंपनी के स्वामी होते हैं, प्रत्येक सभाओं में इनको वोट देने का, मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, और कंपनी के रियल फाउंडर होने के नाते, ठीक है, इनको जो भी अधिकार दिए जाते हैं वो कंपनी के चलाने के संबंध में ये जो भी काम करते हैं, चूंकि कुल मिला जुला करके मैं आपको ऐसे सीधा डिफाइन करते चलूँ कि कंपनी के रियल फाउंडर होने के नाते इनको लाभ सबसे जो है आखिर में, लास्ट में प्राप्त होता है, इसलिए ये कंपनी के मालिक कहलाते हैं। क्योंकि सारी जो इन्वेस्टमेंट की हुई जो कैपिटल होती है वो इन्हीं की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक अंश कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। पहले जो अंशों का निर्गमन किया जाता था वो सम मूल्य पर, बट्टे पर और प्रीमियम पर भी किया जाता था, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार हमें ये बताता है कि अंशों का जो निर्गमन किया जाता है वो केवल और केवल सम मूल्य और प्रीमियम पर किया जाता है। 53 के अनुसार बट्टे पर अंशों का निर्गमन किया जाता था, बट वो प्रेजेंट टाइम में अब नहीं किया जाता है। तो कोई भी अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली जो कंपनी है 2013 के अनुसार वो केवल और केवल सम मूल्य अथवा प्रीमियम पर ही अंशों का निर्गमन कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर होगा।
देखते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी का वित्त का स्रोत नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कंपनी से पैसे प्राप्त नहीं किए जा सकते, यानी कि वो कारोबार से या बिजनेस से हमारा ताल्लुक नहीं रखता है, बेचने को तो हम बेच सकते हैं, तो वो हमारी होती है अस्थाई संपत्तियां। ठीक है, ये हमारे कंपनी के वित्त का स्रोत नहीं होता है, बल्कि समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्र, इन तीनों को इशू करके हम जनता से पैसे वसूल कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट कर करके अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अस्थाई संपत्तियों को बेचने खरीदने का हमारा काम नहीं है, क्योंकि कंपनी का काम है अंशों का निर्गमन करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। अब इस वीडियो कंपनी जैसे हमारी पूरी हो जाएगी, मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।